वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा और आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी इस सेशन से डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास के अंदर जो आपको सीखने को मिलेगा वो हम एक ओवरव्यू लेंगे मार्केटिंग के बारे में और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अप्रोचेस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एस क्या होता है और 4 P's क्या है। 4 P खैर बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसका मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और अगली क्लास में हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। इतना सा ही सिलेबस है जो आपके यूनिट के अंदर मेंशंस है HSSC जो पेपर लेगी ग्रुप सी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, कई लोग मार्केटिंग को ना कंफ्यूज करते हैं सेलिंग के साथ। जब भी हम सोचते हैं सुनते हैं शब्द की मार्केटिंग, हम समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट को बेचने की बात हो रही है, पर पूरी तरीके से यह बात सही नहीं है। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक छोटा सा एलिमेंट है। सेलिंग मतलब होता है बस प्रोडक्ट को बेचना, लेकिन मार्केटिंग में वो सारी की सारी एक्टिविटी आती है जो किसी प्रोडक्ट के प्री प्रोडक्शन से लेकर आफ्टर सेल सर्विसेज तक चलती हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट की प्लानिंग भी है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी है, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी है, पैकेजिंग भी है, लेबलिंग भी है, उसके प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड होगा, उसकी प्रमोशन किस तरीके से की जाएगी और एंड कस्टमर तक उसको कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या डिलीवरी सर्विसेज रहेंगी, इंस्टॉलेशन की अगर हम कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं। देयर इज़ एंडलेस एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग क्या है, काफ़ी कम्प्रीहेंसिव, ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर किन चीज़ों से सेटिस्फाई होगा जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाए। तो मार्केटिंग बहुत कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है जिसमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करना और एट द एंड जाहिर सी बात है बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट भी होना। तो ये होती है इन जनरल मार्केटिंग। अगर हम इस मार्केटिंग को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें तो हम बोल सकते हैं मार्केटिंग इज इक्वल टू नीड आइडेंटिफिकेशन प्लस कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए प्लस सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए कस्टमर की। तो मार्केटिंग करके हमारे यही पर्पस पूरे होते हैं। एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तीसरी चीज़ है कि मार्केट में जो हमारा शेयर है वो इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए जैसे इस किसी कंट्री के अंदर कार बनाने वाली 6 कंपनी है और एक कंपनी की जो कार है वो 60% बिकती हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर कार खरीदने जाता है तो 60% कस्टमर जो है किसी पर्टिकुलर कार को ही, किसी पर्टिकुलर कंपनी की कार को ही परचेज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का मार्केट शेयर जो है 60% है। इसके अलावा मार्केटिंग हेल्प करती है ब्रांड क्रिएशन में। यानी आपका जो ब्रांड है लोगों को वो वेल टू नोन होगा, लोगों को पता चलेगा अगर मुझे ये सामान खरीदना है तो मुझे उस ब्रांड को प्रेफर करना चाहिए, वो ब्रांड इस कंपनी इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाता है। मार्केटिंग का एक पर्पस है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट केवल एक बार बेच देना है और फिर कस्टमर मैं भूल जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो कस्टमर मेरी दुकान में बार बार आए, जब भी वो कोई उस प्रोडक्ट खरीदे या उस तरीके का प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचे तो वो रेफर करे कि भाई मैंने उस शॉप से सामान खरीदा था और बहुत बढ़िया निकला। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना है, एक सिंगल सेल करना हमारा पर्पस नहीं होता मार्केटिंग के अंदर। अब देखिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड। यहाँ से जब भी मार्केटिंग की बात होगी तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि अलग अलग टाइम जोन में मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से देखा जाता था। जैसे कि ये अब मैं अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो 1930 से लेकर 1950 के बीच में अलग अलग मार्केटिंग कंसेप्ट डेवलप हुए जिनका फोकस अलग था। अब ये कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मार्केटिंग को किस तरीके से कंसीडर किया जाता था एक बिजनेस के अंदर। अब जैसे पहला जो कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट का जो फोकस था वो था मास प्रोडक्शन के ऊपर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब पूरी दुनिया में जो फूड सप्लाई है वो काफ़ी लिमिटेड हो गई, काफ़ी क्राइसिस झेलने पड़े लोगों को, भुखमरी फैल गई, तो उस समय लोगों का जो फोकस था वो मास प्रोडक्शन पे था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाया जाए, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो अपने आप ही बिक जाएगा। लोगों को चॉइसेस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास खाने के वांदे होंगे, आपके पास खाने के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको भैया गेहूँ चाहिए, मुझे ये मैटर नहीं करता कि वो कंपनी ए बना रही है या सी बना रही है या बी बना रही है। तो उस समय
जो फोकस था प्रोडक्शन कंसेप्ट पर था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है और सबसे सस्ता से सस्ता सामान बनाना है और उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। गुड्स अपने आप बिक जाएगा। गुड्स दैट आर चीप, जो सस्ता होगा, जो अवेलेबल होगा, लोग उसको अपने आप ही खरीद लेंगे। हालांकि ये जो कंसेप्ट है आज के सिनेरियो में फिट नहीं बैठता, लेकिन उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केटिंग का मतलब यही होता था। मार्केटिंग का मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, जितना ज़्यादा बना सकते हो, सस्ता प्रोडक्ट बनाओ, उसको मार्केट तक अवेलेबल कराओ, प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका नाम काफ़ी मिलता जुलता है पर इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देता, ये केवल क्वालिटी पे ध्यान देता है कि कम बनाओ, अच्छा बनाओ। यानी प्रोडक्ट लिमिटेड होना चाहिए लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें फीचर्स बहुत सारे होने चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो कभी एक नैरो माइंडेड कंसेप्ट है। ये कस्टमर की नीड्स के बारे में भी नहीं ध्यान दे रहा, ये मास प्रोडक्शन पे भी ध्यान नहीं दे रहा। ये कह रहा है जो भी आप बनाओगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी चाहे लिमिटेड ही हो, यानी कि अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो, लेकिन जितना भी हो वो बेस्ट अवेलेबल हो। और इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट आया मार्केटिंग मायोपिया। इसको हम इसी क्लास में लेटरली डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाए कि मार्केटिंग मायोपिया जो है किस कंसेप्ट से रिलेट करता है, तो आपको याद रखना है ये प्रोडक्ट कंसेप्ट से रिलेट करता है। तीसरा कंसेप्ट आया हमारे पास सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देता, ये ध्यान देता है एग्रेसिव सेलिंग पे और प्रमोशन पर। ये कहते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो भी आपने बना लिया है, अब उसको बेचने में इतने एफर्ट्स लगाओ कि कस्टमर को लगने लग जाए कि यही सही प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ लिखा है कि सेल व्हाट यू प्रोड्यूस, जो भी आपने बनाया वो सेल कर दो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एग्रेसिव सेलिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, हैवी एडवर्टीजमेंट करनी है। ठीक है, जन जन तक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है कि हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। हैवी डिस्काउंट दो, आप उसको बड़े बड़े एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन से उसकी एडवर्टीजमेंट कराओ, तो वो प्रोडक्ट चाहे घटिया भी होगा लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं सेल व्हाट यू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्ट बिकता नहीं है भैया, प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन करनी पड़ती है। और इसी जब आप देखेंगे कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट है वो मार्केट में इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि कोई फिल्म स्टार, कोई आपका फेवरेट सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत ना भी हो तभी आप खरीद लेते हैं। इसको हम इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं, कि एकदम से मेरा मन करा कि मेरे पास ये सामान होना चाहिए, आप उसको खरीद लोगे क्योंकि वो फलाना एक्टर खरीद रहा है या कोई सेलिब्रिटी खरीद रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये एक इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर होता है। उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए, तो आया हमारे पास मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट फर्स्ट टाइम फोकस करता है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है भैया। कस्टमर से तो पूछ लो उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर की रिसर्च कर कर, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर कर आप प्रोडक्ट बना रहे हो। अभी तक पिछले 3 कंसेप्ट में हमने कभी कस्टमर का नाम भी नहीं अभी मेंशन किया। यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेंगे कस्टमर की नीड से। पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको कितने बजट में क्या सामान चाहिए, फिर उस हिसाब से हम प्रोडक्शन को करना स्टार्ट करेंगे, वैसा प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। तो ये कहता है कि प्रोड्यूस व्हाट्स कैन बी सोल्ड, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बिके। और कौन सा बिकेगा, जो कस्टमर चाहेगा, जो कस्टमर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च का। यहाँ पे हम जो है मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है। वो कहता है कि ठीक है, कस्टमर तो कुछ भी डिमांड करेगा, लेकिन ये भी देखना है कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने सोशल वेलफेयर को कंसीडर करके कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है। अगर मान लो कस्टमर डिमांड करेगा ऐसा प्रोडक्ट जो सस्ता तो है लेकिन उससे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्टों को नहीं बनाया जाएगा। या वो सोशल इविल क्रिएट करेगा तो वो भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा। तो प्रोडक्ट वो बनाना है जो कस्टमर की नीड भी पूरा करता हो और साथ ही साथ हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए वेलफेयर का काम भी करता हो, वेलफेयर क्रिएट भी करता हो। अच्छा, प्रोडक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको मार्केटिंग मायोपिया बताया था। बेसिकली मायोपिया का मतलब क्या होता है, नैरो माइंडेड अप्रोच होती है, उसको हम मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। जब आप बहुत सारे डायमेंशन को स्टडी ना करके केवल गिने चुने डायमेंशन के ऊपर आप फोकस करते हो तो उसको मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। कहते हैं कि नैरो माइंडेड अप्रोच टू द मार्केट दैट फोकस
फोकस एक्सेसिवली ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे आपने ध्यान दे दिया, रेदर देन मीटिंग कस्टमर डिमांड। कस्टमर की क्या डिमांड है उसके बारे में आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में आपने कोई भी विचार नहीं किया। तो कस्टमर की नीड्स भी देखनी है और फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है। लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता था कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो कहीं ना कहीं एक मायोपिया जैसी बीमारी है, जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसी तरीके से मार्केटिंग मायोपिया मतलब नैरो माइंडेड, केवल लिमिटेड चीज़ों को देखना है। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि मार्केटिंग मायोपिया दिया किसने था। तो ये कंसेप्ट जो ये टर्म है इसको ड्राइव किया था थ्रॉट लेवाइट ने 1960 में। ठीक है जी, हार्वर्ड बिजनेस के प्रोफेसर थे ये, और इन्होंने ये टर्म ड्राइव की थी कि जब कंपनी केवल लिमिटेड चीज़ों के ऊपर फोकस करती है रेदर देन 360 डायमेंशंस, उसकी बजाय केवल एक चीज़ पर फोकस कर रही है, तो उसको मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। अब एक कंसेप्ट और है हमारे पास, हॉलिस्टिक मार्केटिंग, बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग क्या कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी अब बिजनेस को अडॉप्ट करनी चाहिए जो पूरे के पूरे होल बिजनेस को वन एंटिटी की तरह कंसीडर करे। यानी एक बिजनेस को सभी डायमेंशन को स्टडी करना है, चारों तरफ देखना है, 360 डिग्री व्यू रखना है। ठीक है, और फिर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को डेवलप करना है, इंटीग्रेट करना है डाइवर्स मार्केटिंग एलिमेंट, जितने भी अलग अलग मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं उन सबको स्टडी करके उनको इंटीग्रेट करना है, उसको हम होलिस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो होलिस्टिक मार्केटिंग है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। देखो, जब आपको कंपोनेंट समझ आ जाएंगे तो होलिस्टिक मार्केटिंग का मीनिंग अपने आप समझ आ जाएगा। इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के। सबसे पहली बात करते हैं इंटरनल मार्केटिंग, यानी कि जो हमारे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है, जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है, जो अदर ऑफिसर्स हैं कंपनी के, उनकी राय लेना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो हम कस्टमर तक कम्युनिकेशन करेंगे, बेसिकली यहाँ 4 P's की बात की जा रही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी को अपना रिलेशनशिप भी इंप्रूव करना है, यानी कस्टमर के साथ और जो उसके सप्लायर्स हैं, जो आसपास की गवर्नमेंट है, जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आपके जो है साउंड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप होने चाहिए। और चौथा जो एलिमेंट इसके अंदर है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग है, यानी कि जब भी आप मार्केटिंग करो तो आपकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, एथिकल। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो समाज के लिए एक हानिकारक हो, ईवल क्रिएट करता हो, और जो भी प्रोडक्ट हो वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर हो। ऐसे कोई प्रोडक्ट आप ना बनाएं जो लीगली बैन है, ठीक है, जिसको बेचना अपराध है। तो इन सभी एलिमेंट, इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, जब आप इन चारों मार्केटिंग को कंसीडर करके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हो और बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, कस्टमर तक रीच करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस होलिस्टिक मार्केटिंग को फॉलो कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग अप्रोचेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारा होता है ओल्ड कंसेप्ट, इसी को कहते हैं हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। अब ये क्या बात करता है, ये ज़्यादातर प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, गुड्स को बेचने पे फोकस करेगा, केवल कस्टमर पे ही इसका ध्यान नहीं होगा बस। यानी कस्टमर जो जरूरी चीज़ है, जो जो सेंटर है, कहते हैं कस्टमर इज़ अ किंग। ठीक है, जो कस्टमर होता है वो एक तरीके का भगवान है बिजनेस के लिए। तो ओल्ड कंसेप्ट में कस्टमर के ऊपर कोई फोकस नहीं था, प्रोडक्शन एक्टिविटी पे फोकस होता था, बेचने पर फोकस होता था, लेकिन कस्टमर के ऊपर कोई फोकस नहीं होता था, इसलिए अब हम इसे ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं। ये क्या क्या आइडिया जनरेट करता है कि पहले बनाओ, देन सेल, फिर उसको बेच दो। इट बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आप उस प्रोडक्ट को बेच दो, कोई भी तरीका जुगाड़ लगा के उस प्रोडक्ट को बेच दो। डजेंट मैटर कि वो कस्टमर के साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होंगे कि नहीं, क्या वो दोबारा हमारी फर्म में आकर बिजनेस में आकर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, बस आप प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसको आप सोल्ड आउट कर दो। तो कहीं ना कहीं ये क्या फीचर है पुराने ओल्ड कंसेप्ट की, कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। ये ज़्यादातर प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, ये सेलिंग को करने की कोशिश करता है कि एग्रेसिवली, यानी आप प्रमोशनल टूल, डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट दो, ठीक है, जैसे बाय वन गेट 3, इस तरीके के हैवी डिस्काउंट दो ताकि कस्टमर आके सामान आपका खरीद ले, चाहे उसको ज़रूरत ना भी हो। और लिमिटेड कस्टमर कंसिडरेशन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या उसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है एट द प्रेजेंट या नहीं। जो नया कंसेप्ट है जिसको मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं, या फिर वो कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, वो फोकस करता है कस्टमर की नीड्स के ऊपर कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है,
क्या कस्टमर इसको खरीद कर सेटिस्फाई फील कर रहा है, क्या कस्टमर ये जब प्रोडक्ट खरीदेगा क्या दोबारा हमारी दुकान पर आएगा, यानी हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो आइडिया है कि आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड देन प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली, और फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ। कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, तो यहाँ से यहाँ जाने को हम ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं और यहाँ से यहाँ आने को हम न्यू कंसेप्ट कहते हैं। यानी प्रोडक्ट बनाना है, पहले कस्टमर से पूछ के बनाना है, यहाँ प्रोडक्ट बनाना है और कस्टमर को बेच देना है। तो ये ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंस है। अगर आप न्यू कंसेप्ट में को और फीचर्स इसके आइडेंटिफाई करो तो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, एज आई टोल्ड यू। इसका फोकस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इसका पर्पस होता है जितने भी हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स है उन सबको जोड़ के एकत्रित करके, यानी कि एक सेंट्रल अप्रोच लेके हमने चलनी है, इंटीग्रेट करना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म सेल्स को इंक्रीज करना हमारा पर्पस नहीं है। हमने प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके कमाना है। कस्टमर दुखी होकर हमारी दुकान से जाए और फिर हम उसको प्रोडक्ट दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक कंपैरिजन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो फोकस है ओल्ड का वो प्रोडक्ट के ऊपर है, जो न्यू का है वो कस्टमर के ऊपर है। ऑब्जेक्टिव बात करें तो यहाँ सेल्स इंक्रीज करनी है, यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करनी है। यहाँ जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो पुश, यानी धक्का देके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू कंसेप्ट में क्या है, मैं पुल कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि कस्टमर विलिंगली मेरी दुकान पर आकर वो सामान को खरीदे। इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा टाइम जोन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट कंसेप्ट अच्छा नहीं हो सकता, यानी ओल्ड कंसेप्ट अच्छा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म के लिए जो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ही बढ़िया रहेगी। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ सेल्स इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ हम सेटिस्फेक्शन देके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कंसेप्ट दो जो हमने पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस, इसको आप अच्छे से देखिए। ये पेपर में आने की इसकी बहुत संभावनाएं होती है। जब आप मैं एमसीक्यू करूँगा तब करवाऊंगा आपको तो और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया होगा कि हर बिजनेस के पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, यानी वो सभी चीज़ों पर फंडिंग नहीं कर सकता, वो सारे मार्केट को भी कैटर नहीं कर सकता, सारे मार्केट की डिमांड को कैटर नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास ये 8 मार्केट्स मैंने बनाया, ये पूरा का पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि ये मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर एक मार्केट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। मेरे को इनमें से सिलेक्ट करना होगा। पहले मैं मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइडिंग इनटू मार्केट, इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि टुकड़े करना, डिवाइड करना। डिवाइड द ब्रॉड मार्केट, मार्केट को टुकड़ों में बांट दो, एंड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, स्मॉलर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो, बेस ऑन द शेयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मान के चल लीजिए क्लोथ है, ये मेरा एक बिजनेस है। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये है कि मुझे क्लोथ बुजुर्गों के लिए बनाने हैं, मुझे ये क्लोथ यंग पीपल के लिए बनाने हैं या बच्चों के लिए बनाने हैं। तो मैंने मार्केट को 3 टुकड़ों में बांट दिया। और भी मैं बांट सकता हूँ कि मुझे जेंट्स के कपड़े बनाने हैं या लेडीज़ के बनाने हैं, तो मैंने मार्केट को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो मैं कर रहा हूँ इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या मैं लड़कों के कपड़े बनाऊंगा, क्या लड़कियों के कपड़े बनाऊंगा, क्या मैं यंग पॉपुलेशन के लिए कपड़े बना रहा हूँ या मैं बच्चों के लिए कपड़े बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को सेगमेंटेशन कहते हैं कि मार्केट, पूरे मार्केट को अपने टुकड़ों में डिवाइड कर देना, और फिर जो मेरा कस्टमर है, मतलब जो जिसको मैं फोकस करना चाहता हूँ, फिर उस तरीके का ही प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब ये सेगमेंटेशन करा कैसे जा सकता है, आप इसको डेमोग्राफी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, यानी एज के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, जेंडर के हिसाब से किया जा सकता है, लोगों की इनकम के हिसाब से किया जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम इनकम वाले लोगों के लिए है, प्रीमियम कस्टमर के लिए है, जो हाई वैल्यू इनकम वाले कस्टमर है, या मिडिल क्लास के लिए, या लोअर मिडिल क्लास के लिए, या अपर मिडिल क्लास के लिए, या पुअर के लिए। तो इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके के कस्टमर की, उनकी जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या है। फैमिली साइज के हिसाब से भी मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी की बात करूं तो लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी, उनके जो गुण हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उनकी वैल्यू है, इसके बेस पर भी कस्टमर को डिवाइड किया जा सकता है। लोकेशन के आधार पर कि मैं नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्ट बेचूंगा या साउथ में बेचूंगा, या मेरा प्रोडक्ट ईस्ट में बिकेगा या वेस्ट में बिकेगा, या मैं एमएनसी कंपनी खोलूँगा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेचूंगा। तो ज्योग्राफी के आधार पे, रीजन के आधार पे, सिटी के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पर भी आप कस्टमर को डिवाइड कर सकते हो। बिहेवियर के आधार पर भी कि परचेजिंग बिहेवियर क्या है कस्टमर का, क्या वो बार बार परचेजिंग करता है, मतलब फ्रिक्वेंटली बाय करता है, वो कभी कदार बाय करता है, ब्रांड की लॉयल्टी कितनी है, यूजेस रेट कितना है,
बेनिफिट कितना हो रहा है उसको, उससे कस्टमर को। तो यानी कि जो कस्टमर का बिहेवियर है उसको स्टडी करके भी मार्केट को टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो सेगमेंटेशन हमने पढ़ा, यानी डिवाइडिंग द ब्रॉड मार्केट इनटू द स्मॉलर पार्ट, और हाउ द सेगमेंटेशन कैन बी डन, तो ऑन विच बेसिस द सेगमेंटेशन कैन बी डन। तो ये हमने उसके तरीके पढ़ लिए कि किस किस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। अब अगला एसटीपी के अंदर जो टी है, इसका मतलब होता है टारगेटिंग। टारगेटिंग मतलब जब आपने मार्केट को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, फिर जिस टुकड़े को आप सर्व कर रहे हो वो आपका टारगेट मार्केट है। जैसे आपने डिवाइड कर दिया कि क्लोथ जो है बच्चों के, बुजुर्गों के और यंग पॉपुलेशन के। अब आपने सोचा कि मैं तो बच्चों के ही कपड़े बनाऊंगा, तो इसको टारगेटिंग कहते हैं। यानी ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हम पहले सारे के सारे सेगमेंटेशन को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मतलब उनका जो है लाभ हानि देखेंगे कि किसको ज़्यादा बेचने से मुझे फ़ायदा होगा, किसको बेचने से मुझे नुकसान होगा। तो इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद एक मार्केट के टुकड़े को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें लगेगा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो हमें लगेगा ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स क्रिएट करके दे सकता है, फिर हम केवल उसी के ऊपर फोकस करेंगे। दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग। टारगेटिंग करने के बाद हम, टारगेटिंग जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, दैट इज स्ट्रेटजीज ऑफ टारगेटिंग। अब क्या क्या टारगेटिंग हो सकती है? अनडिफरेंशियल मार्केट, यानी मेरा प्रोडक्ट ऐसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई सेगमेंटेशन नहीं है, उस प्रोडक्ट को कोई भी खरीद सकता है। यानी होल मार्केट विद वन ऑफर, मैं पूरे के पूरे मार्केट को सेम ऑफर दे रहा हूँ। इसको अनआइडेंटिफाई या मास मार्केटिंग कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ बनाता है अपनी, तो वो सभी के लिए है, सभी कंट्रीज़ के लोगों के लिए है, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। जब भी आप मतलब एमएस की विंडो यूज़ कर रहे हो, तो आप किसी भी तरीके का मतलब कस्टमर हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशियल मार्केट यानी मल्टी सेगमेंट में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को टाइलर करोगे, यानी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्टों को चेंज करोगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो एंड मैसेज टू मल्टीपल सेगमेंट, और मल्टीपल सेगमेंट्स को आप जो है कैटर कर सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को दे सकते हो। इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। जैसे हमने बोला कि हम बच्चों के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, कोई यंगस्टर के लिए बना रहा होगा और कोई जो है बुजुर्गों के लिए कपड़े बना रहा होगा, तो उसको डिफरेंशियल या मल्टी स्टेजेस मार्केट कहते हैं। अब इसका भी जो छोटा रूप है उसको बोलते हैं हम नीच, कंसंट्रेटेड मार्केट। ये केवल केवल सिंगल और स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई जो है ट्रेनिंग कोर्स बनाया और वो ट्रेनिंग कोर्स केवल टीचर्स के लिए है, तो ये मेरा जो सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गया, तो उसको नीच मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि फोकसिंग ऑन सिंगल और स्पेसिफिक सेगमेंट और कंसंट्रेटेड। यानी जैसे अगर ये पूरा मार्केट है, इस मार्केट को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो ये मार्केट ए हो गया और ये बी हो गया। अब बी का भी एक छोटा सा चंक मैंने उठा लिया, जिसको बोलते हैं नीच। ठीक है जी। अब माइक्रो मार्केटिंग नीच मार्केटिंग से भी बहुत नीचे है। ये इंडिविजुअली यानी कि बहुत इंडिविजुअल व्यक्ति के हिसाब से बनाए जाते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट्स है ये, और ये हाईली लोकलाइज्ड है। यानी केवल किसी पर्टिकुलर सिटी के, पर्टिकुलर गांव के, पर्टिकुलर लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ बनाई जा रही है, तो उसको माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। माइक्रो से समझ ही आ रहा है कि छोटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पर्सनलाइज गिफ्ट्स बनाते हैं, यानी आपने कोई गिफ्ट बनाया जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से बनाया, उसमें उसका नाम लिखा हुआ, उसमें उसकी फ़ोटो लगी हुई है ना। तो ये मार्केटिंग, जो माइक्रो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जो केवल इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड को कैटर कर रहा है। अब एसटीपी में हमने सेगमेंटेशन को समझा, यानी कि डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द स्मॉल पार्ट एंड द स्मॉल पार्ट विल बी टारगेटेड। ये टारगेटिंग में हमने पढ़ा। अब पोजीशनिंग क्या होता है? पोजीशनिंग का मतलब होता है कि ब्रांड इमेज को क्रिएट करना। जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए, तो उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे उस कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदना है। यानी उसके दिमाग में ये चीज़ पोजीशन हो जाए, दिमाग में प्लेस हो जाए कि जैसे अगर मैं टूथपेस्ट लेने जाऊंगा, तो आपने देखा होगा जब ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं कि जो है आसपास के जो भैया होते हैं उनको बोलते हैं कि भैया कोलगेट देना। अब एक्चुअल में वो टूथपेस्ट है, लेकिन कोलगेट इतना जनरलाइज शब्द कर दिया, मतलब कोलगेट जो ब्रांड है उसको इतना जनरलाइज कर दिया, तो सामने वाला भी पूछ लेता है कि कौन सा कोलगेट, हालांकि वो ऑटोमेटिकली ब्रांड का नाम बोल रहा है। तो जब आपके दिमाग में वस्तु की जगह वस्तु के ब्रांड का नाम निकलने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में पोजीशन कर गई है। जैसे हम लोग नूडल खरीदने जाते हैं, तो हम ज़्यादातर शब्द बोल देते हैं कि मैगी देना, है ना। तो ये जो मैगी बोल रहे हैं, ये जो कोलगेट शब्द यूज़ बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस
प्रोडक्ट ने अब हमारे दिमाग में पोजीशनिंग कर ली है, उसका एक यूएसपी बन गया है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया है, उसको पोजीशनिंग कहा जाता है। यानी अब देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्राफ्टिंग करना, एक डिस्टिंक्ट इमेज, एक अलग पहचान बनाना, वैल्यू प्रोपोजिशन करना प्रोडक्ट की माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस के दिमाग में उसकी वैल्यू क्रिएट करना, एक अलग इमेज बनाना, और रिलेटेड टू द कंपटीशन से रिलेशन में। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, अब ये देखिए हमने यहाँ पर एसटीपी आपको डिटेल में समझा दिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में, हालांकि इसके ऊपर हम डिटेल सेशन करेंगे, बस अभी मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। मार्केटिंग मिक्स जो कंसेप्ट है, ये जो टर्म है, ये नील एच बॉर्डन ने 1953 में दी थी। आपको फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछ लेता है। अब इनिशियली तो नील एच बॉर्डन ने ये डिस्क्राइब किया था कि मार्केटिंग क्या होती है। जब उन्होंने बोला कि डिस्क्राइब द मार्केटर एज अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो मार्केटर होता है यानी कि जो बेचने वाला व्यक्ति है, वो इन जितनी भी एक्टिविटी हैं वो उसको मिक्स करता है। जैसे एक डिश को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना पड़ता है, तो मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब अलग अलग बिजनेस की एक्टिविटी को मिक्स करने वाला व्यक्ति यानी मार्केटर, इसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। क्राफ्टिंग अ रेसिपी ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी आप मसाले ऐड कर रहे हो वो मार्केटिंग मिक्स है। अब इस टर्म को मार्केटिंग मिक्स को पॉपुलराइज करा, जिसको 4 P's बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसमें जो कंसेप्ट है मैकार्थी का है। 1960 में जो इस टर्म को मार्केटिंग मिक्स में जो हम 4 P's पढ़ते हैं, इस टर्म को 1960 में एम कार्थी ने किया। अब ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए कि मार्केटिंग मिक्स तो नील एच बॉर्डन ने दिया है, लेकिन जो 4 P's जो प्रमोट करे हैं, 4 P's अगर आपसे पूछ ले किसने दिया है तो मैकार्थी ने दिया है। अब ये 4 P's क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब भी मार्केटिंग मिक्स इज ऑल अबाउट दीज 4 P's, यानी कि प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट में फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होंगी, उसका बीपीएल क्या होगा, बीपीएल मतलब उसकी ब्रांडिंग, उसका ब्रांड का नाम क्या होगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, ठीक है जी, पैकेजिंग के बारे में बात करना। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कंपनी का नाम हो गया, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चले हैं, उसकी जो एमआरपी है, और जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस है, जो बारकोड है, जितनी भी डिटेल आप पैकेजिंग के ऊपर पढ़ते हो वो सारी की सारी लेबलिंग कहलाती है। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखना, ये प्रोडक्ट का डिसीजन हो गया। अब प्राइस का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट कितने में बना, कॉस्ट देखेंगे, क्या वो कॉस्ट कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, क्या हम उसको कोई डिस्काउंट देंगे, क्या हम उसको उधार में सामान बेचेंगे कस्टमर को, और जब बेचेंगे तो मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, यानी कि किस तरीके से हम उसे पेमेंट लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, क्या क्या तरीका रहने वाला है। प्लेस का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन सेंटर से कस्टमर सेंटर तक प्रोडक्ट को लेकर जाना, यानी आपने प्रोडक्ट बनाया मान लीजिए बॉम्बे में, ठीक है जी, और कस्टमर जो उसको यूज़ करने वाला है वो हरियाणा के किसी एक शहर पंचकुला में बैठा है, तो प्लेस ऑफ कंजप्शन इज डिफरेंट, क्वाइट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो कंजप्शन का प्लेस है वो अलग हो सकता है, जो प्रोडक्शन का प्लेस है वो अलग हो सकता है। तो जो प्लेस है वो एक ट्रेड चैनल का काम क्रिएट करता है कि वो जो प्रोडक्ट है क्या वो डायरेक्ट मार्केट किया जाएगा, क्या होलसेलर रिटेलर बीच में होंगे, क्या एजेंट होगा, क्या उसको ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, तो ये ट्रेड चैनल हो गए, ये डिसाइड किया जाएगा। सेल्स सपोर्ट टीम बनानी, ठीक है, चैनल में जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, लॉजिस्टिक देखना कि जो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, उसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं। इसके अलावा ऑर्डर प्रोसेसिंग कि कस्टमर किस तरीके से ऑर्डर करेगा, वो किस व्यक्ति को दिखेगा, फिर कब उसकी पैकिंग होगी, कब उसको डिस्पैच किया जाएगा, कितने दिन में वो आपके घर तक पहुंचेगा, इसको हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। ये सब चीज़ें देखना। और अब इसी के अंदर हम देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी रॉ मटेरियल मेरे पास आना और रॉ मटेरियल को मैं अलग व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसके एक अलग यूनिट भी है, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अगला जो कंसेप्ट है मेरे पास वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है आपने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन कस्टमर को कोई ड्रीम थोड़ी आएगा कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, तो उसके लिए आपको प्रमोशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर, यानी सोशल मीडिया पर, ठीक है जी, या आप उसको
मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर दे सकते हो उसको, या आपने देखा होगा कि सड़कों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, जो हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, जो हम कोई ओटीटी पे बीच में एड्स आ रही है वो देख रहे हैं, तो वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है कि डोर टू डोर जाके कस्टमर से मिलेंगे और उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझाएंगे, और अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो खरीदेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो स्किप कर देगा। तो पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। पब्लिक रिलेशन मतलब कि जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजमेंट होगी, इन सब के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। जितने अच्छे रिलेशंस होंगे, वो वर्ल्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी मेरा प्रोडक्ट अपने आप बिकता चला जाएगा। पीआर मेंटेन करना, जैसे पीआर टीम होती है ना, हर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी एक पीआर टीम होती है, जो उनका ट्विटर हैंडल करती है, इंस्टा हैंडल करती है। इसी तरीके से पीआर मतलब पब्लिक के साथ रिलेशनशिप उस कंपनी के अच्छे होने चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उस कंपनी का। इसके अलावा इसी में हम सीआरएम पढ़ते हैं कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज किए जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल प्रमोशन का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्टों को शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज करने के लिए, शॉर्ट टर्म सेल इंक्रीज करने के लिए जैसे ट्रेड डिस्काउंट देते हो, ठीक है, कोई ऑफर देते हो, कोई 0% ब्याज पर आपने उसको सामान इंस्टॉलमेंट पे बेच दिया, तो जो छोटे छोटे ऑफर्स दिए जाते हैं कस्टमर को कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है जी, अगर आप इस डेट से इस डेट के बीच में खरीदोगे, जैसे दिवाली धमाका आपने सुना होगा, है ना, इस समय से इस समय के बीच में आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं इनको हम सेल प्रमोशन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है पब्लिसिटी, यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचोगे और उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो वो 4 व्यक्ति को जाके बताएगा, जिससे प्रेरित होकर वो 4 लोग भी आपकी साइट पर आके सामान खरीदेंगे। इसको हम पब्लिसिटी कहते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, बट ये भी एक एरिया होता है जिसके ऊपर बिजनेसमैन को ध्यान देना होता है। तो इन चारों के बारे में और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बस अभी मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप बार बार मैं जो प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करी जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व सर्विसेज। प्रोडक्ट के साथ हम सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं। प्रोडक्ट वो होता है जो टेंजिबल है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, वो टेंजिबल है, लेकिन जो आप उसके अंदर इंटरनेट डलवा रहे हो, जो उसका रिचार्ज करवा रहे हो, वो एक सर्विस है। इसी तरीके से जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सर्विस है, लेकिन अगर साथ ही साथ आपको कुछ किताबें दी जाती है, कुछ नोट्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, वो प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट के लिए तो हम ये 4 P पढ़ते हैं, लेकिन अगर सर्विस है तो इन 4 P के साथ हम इन 3 Ps के बारे में भी पढ़ते हैं। सर्विस मार्केटिंग यानी जहाँ सर्विस डिलीवर की जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जैसे कि लीगल सर्विसेज हो गया, या एजुकेशन एक सर्विस है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विसेज है, एजुकेशन एक सर्विसेज है। तो इनके लिए भी कुछ मार्केटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको 3 और पीस पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि पीपल, जैसे कि प्रोसेस, और जैसे कि फिजिकल एविडेंस। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक होटल का। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गए, तो पीपल मतलब क्या है कि वहाँ के एम्प्लॉय, वहाँ की मैनेजमेंट और कस्टमर, उनके बीच का जो रिलेशन है वो कितना अच्छे से डेवलप्ड हुआ। जब आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वेटर ने आपको अच्छे से सर्व किया कि नहीं, ठीक है, आपके लिए किसी ने दरवाज़ा खोला कि नहीं, आपको आपसे कोई ऑर्डर लेने आया कि नहीं, और वो ऑर्डर आपके पास टाइम से डिलीवर किया गया कि नहीं। तो ये जो मतलब पीपल हैं, एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, और जो कस्टमर है, उनके बीच में कितना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होना, ये होता है हमारा पीपल। इसके अलावा प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सर्विस कैसे बनेगी और सर्विस किस तरीके से डिलीवर की जाएगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कि आप किसी जो है कोई चैनल देखते हो यूट्यूब पे, और आपको उसकी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है जी, तो आपके पास प्रोसेस क्या रहेगा, आप जो है उस चैनल को जाओगे, उसके प्लेलिस्ट देखोगे और उसकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दोगे। तो ये क्या एक प्रोसेस है कि, और उससे पहले वो जो जो वीडियो अपलोड की गई हैं, जिसको बनाया गया होगा, जिसको कंटेंट तैयार किया गया होगा, तो वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है। जैसे कि आपने ऑर्डर किया कोई डिश, फिर वेटर गया, वेटर ने जाके किचन में बताया, शेफ़ ने उसको बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले उसकी सामग्री आपने लाके अपनी किचन में रखी होगी। चलो बहरहाल, फिर वो सामान बना, फिर आपके टेबल पे रखा गया, फिर आपने खाया, फिर आपके जो बर्तन है उठाए गए और आपके सामने बिल रखा गया। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा, जो कस्टमर फ्रेंडली हो, जो कस्टमर को इरिटेट ना करे। इसके अलावा हमारा हो गया फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि वहाँ आसपास का माहौल,
वहाँ पे क्या लाइटिंग अच्छी थी, वहाँ का साउंड कैसा था, वहाँ पे साफ़ सफाई थी, वहाँ की दीवारें कितनी अच्छे से डेकोरेटेड थी, वहाँ का जो किचन है वो कितना साफ़ था, लोगों ने जो जिन लोगों ने आपको सर्व करा उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे। ठीक है जी, आपका टेबल कैसा था, टेबल पे कोई मतलब जो है सामान जो ज़रूरी है, जो अट्रैक्टिव लगे वो रखा हुआ था कि नहीं। तो फिजिकल एविडेंस होता है कि जहाँ पे सर्विस डिलीवर की जा रही है वहाँ का लोकेशन किस तरीके की रहने वाली है। तो ये 3 होते हैं फर्दर पीस। इसको दिया था बूम एंड बिटर ने, आप इसको अपने नोट्स में क्या लिख लेना, बूम एंड बिटर। उन्होंने ये 3 पीस को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, इस यूनिट के अंदर मैं कुछ आपसे एडिशनल टॉपिक भी डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने कुछ सिलेबस की चीज़ें बताई, अब जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो टॉपिक्स हैं जो बार बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझना, इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट किसने दिए, तो इसको दिया है फिलिप कॉटलर ने। अब ये क्या है, इन्होंने मार्केटिंग के कंसेप्ट को 4 या 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड करा है कि मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स पता होनी चाहिए, कस्टमर की ज़रूरतें पता होनी चाहिए, कस्टमर की डिमांड हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमें मार्केटिंग के जो ऑफर्स है उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स होगा, जो सर्विसेज होगी, और जो प्रोडक्ट बेचकर कस्टमर को एक्सपीरियंस मिलेगा वो क्या रहने वाला है। इसके अलावा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल और कस्टमर की जो वैल्यूज़ है, ये भी कोर कंसेप्ट जो है फिलिप कॉटलर ने हमें दिए हैं। जब प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा तो उसका एक्सचेंज का मीडियम क्या रहने वाला है, और ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी, क्या वो ऑनलाइन होगी क्या ऑफलाइन होगी, और कस्टमर के साथ आपके किस तरीके के रिलेशनशिप डेवलप होंगे, क्या वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होंगे, क्या वो रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म होंगे, इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो इसको फिलिप कॉटलर ने इन 5 स्टेजेस में, इन 4-5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करा है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है कोर कंसेप्ट में नहीं आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज गिवन बाय, तो ये 2 क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं। आगे मैंने आपको 7P एक्सप्लेन करी दी है, आपको ये पता होना चाहिए बूम एंड बिटर ने इसको दिया है। ये 4Ps का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंदर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस आता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो 3 एडिशनल पीस दिए हैं वो किसने दिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए बूम एंड बिटर ने दिए हैं। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि जो 3 पीस है इनमें से कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा जो 3 एडिशनल पी हैं उनमें कौन कौन से नहीं है, क्या उसमें पीपल नहीं है, क्या उसमें प्रोसेस नहीं है, क्या उसमें फिजिकल एविडेंस नहीं है। आगे जो 4P का कंसेप्ट है उसको 4C में किसने कन्वर्ट करा। जैसे हमने प्रोडक्शन से कंज्यूमर सेंट्रिक तक आए, तो इसी तरीके से 4P क्यों, 4C क्यों नहीं हो सकता, कस्टमर सेंट्रिक क्यों नहीं हो सकता। तो 4Cs में आएंगे हमारे पास कस्टमर ड्रीवन है, ये बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेड है। तो प्रोडक्ट की जगह प्रेफरेंस होगी कस्टमर को, प्राइस की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉस्ट, ठीक है जी। प्रमोशन की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो है कम्युनिकेशन, और प्लेस की जगह जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये 4P को 4C में कन्वर्ट कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये 4C कौन से होते हैं। अब एक टर्म है मार्केटिंग रिसर्च। देखिए, जब भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हो तो उससे पहले कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। ये जो टर्म है मार्केटिंग रिसर्च, ये आर्थर निल्सन, ये एक राइटर, एक पॉइंटर है इस टर्म को जिन्होंने ड्राइव किया है मार्केटिंग रिसर्च की। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी है, ठीक है, जो किसी प्रॉब्लम को समझने में और फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाने में, यानी प्रोडक्ट फिर उसी हिसाब से बनाया जाता है। मार्केट को अच्छे से एनालाइज किया जाता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, लोगों की कोई मतलब एक कस्टमर की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप किसी प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उस तरीके के प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करना, फिर वो प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च के अंदर की जाती है। ये टर्म किसने डेवलप करी, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसी टर्म से रिलेटेड 2 शब्द है। एक होता है स्टगिंग। स्टगिंग मतलब होता है फेक रिसर्च। फेक रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि कंपनी क्या कर रही है, प्रिटेंड कर रही है कि वो मार्केट रिसर्च कर रही है, बट वो एक्चुअल में रिसर्च नहीं कर रही। वो इन जनरल आपको प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रही है और सेल जनरेट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके घर पर आएगा और आपसे पूछेगा कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपसे रिव्यू लेगा। रिव्यू लेते लेते ही वो आपको एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को बेचना भी स्टार्ट कर देगा। तो ये एक तरीके की फेक रिसर्च होती है जिसको हम स्टगिंग कहते हैं।
इसी से रिलेटेड एक शब्द होता है फ्रगिंग। फ्रगिंग का मतलब क्या होता है कि रिसर्च के नाम पर लोगों से फंड्स रेज करना, कि हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेडिसिन है, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो फंड्स रेज कर रहे हैं और एक्चुअल में वो रिसर्च नहीं कर रहे। तो ये टर्म्स आपसे पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी। मिन्सबर्ग ने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के लिए 5 पीस दिए हैं कि जब भी आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाओ तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज व्हाट? इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या क्या किया जाएगा। जैसे हम प्लानिंग की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो वो जो कोर्स ऑफ एक्शंस है वो प्लान के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक शब्द आता है इसमें, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर है उनको जो कंपटीशन है, कंपटीटर है, उनको समझने की कोशिश की जाती है कि क्या स्पेसिफिक मूव मेरा कंपटीटर लेगा अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो कंपटीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाते हैं। इसके अलावा पैटर्न क्या बताता है? व्हाट यू हैव एक्चुअली डन इन द पास्ट, यानी कि आपने प्रीवियसली क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं जिसके ऊपर ध्यान रखकर आप फ्यूचर में वो मिस्टेक रिपीट ना करो। तो स्ट्रैटेजी बनाते समय हमने अपने अपने पैटर्न्स भी देखने होते हैं और अपने कंपटीटर के पैटर्न्स भी देखने होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक शब्द है पोजीशनिंग। इसका मतलब होता है दिस इज वेयर यू फिट इन द मार्केट, यानी एट द प्रेजेंट आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी की पर्सनालिटी है, यानी कंपनी के बारे में जो कस्टमर्स है उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है, वो कंपनी को किस तरीके से कंसीडर करते हैं, क्या उसको एक अच्छी कंपनी मानते हैं या बुरी कंपनी मानते हैं। तो मिन्सबर्ग ये बताता है कि जब भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो इन 5 चीज़ों को स्टडी किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ मार्केट्स। मार्केट के 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्केट, एक होता है हमारे पास वर्टिकल मार्केट। हॉरिजॉन्टल मार्केट का मतलब क्या होता है? कंपनी में ऑफर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कंपनी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है अलग अलग डेमोग्राफी के लोगों को, तो उसको हॉरिजॉन्टल मार्केट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी है, वो टॉयज़ भी बना रही है, वो क्लॉथ्स भी बना रही है, वो यूटेंसिल्स भी बना रही है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मार्केट कहते हैं कि कंपनी में ऑफर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूजफुल टू मैनी डेमोग्राफिक। और वर्टिकल कंपनी क्या होती है? कंपनी ऑफर हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर नहीं किए जाते हैं, कंपनी केवल हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ही इशू बेसिकली बेचती है। अब एक टर्म है हमारे पास पेस्टल एनालिसिस। जब भी मार्केट को स्टडी किया जाता है तो उसका पेस्टल एनालिसिस किया जाता है। ये है क्या चीज़? ये एक्सटर्नल मार्केट को, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स है। बिजनेस इन्वायरमेंट की जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी मार्केट को स्टडी किया जाता है तो एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाता है। क्या होता है एक्सटर्नल एनालिसिस? पेस्टल एनालिसिस। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल और लीगल, इन सब एस्पेक्ट से स्टडी करना कि इन चीज़ों का हमारे बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एनालाइज करता है इन फैक्टर्स को, आइडेंटिफाई करता है ये जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, दीज ऑल आर एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बिजनेस को शायद प्रभावित कर सकती है। वो पॉजिटिवली भी कर सकती है, वो नेगेटिवली भी कर सकती है। तो बिजनेस को इन सभी फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि जो मतलब मान लीजिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका रवैया हमारे बिजनेस को लेकर गया है, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब देश के अंदर जो है इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ कहती हैं। सोशल का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके के मतलब किस रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, किस उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, उनकी कास्ट कैसी है। तो ये सब चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट्स हो गए, उनका फैमिली स्ट्रक्चर, उनका बिलीव हो गया। इसके अलावा लीगल फैक्टर जो जो हमारे देश के कानून हो गए। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि ये चीज़ मैं बनाऊंगा तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है तो वो इन्वायरमेंट को भी प्रभावित बिजनेस को भी प्रभावित करती है। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से बिजनेस को प्रभावित कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको पता होने चाहिए, पेस्टल एनालिसिस का पार्ट है। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा आपको पेस्टल एनालिसिस लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके अंदर जो सेकंड ई है वो क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि क्या वो, मतलब अलग अलग ई से लिख देंगे और पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो क्या है। पेस्टल में कोई एस का मतलब पूछ सकते हैं, इसमें एल का मतलब से पूछ सकते हैं और 4 मिलते जुलते शब्द आपको दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पेस्टल एनालिसिस पता होना चाहिए और वो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगला हमारे पास बच्चों इसमें टॉपिक है
पोर्टलर 5 फोर्स मॉडल। पोर्टलर 5 फोर्स मॉडल जो है माइकल पोर्टलर ने, ये इसके जो राइटर्स हैं उन्होंने बनाया है। ये भी एक स्ट्रेटेजी टूल है, 1969 में इसको बनाया गया था। ये डिटर्मिनेट करता है कि किसी मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है, हाउ मच कंपटीशन इज प्रेजेंट इन दैट मार्केट। अब जब आप किसी भी नए बिजनेस को खोलने जाओगे तो आप पहले ये देखोगे ना कि वो सेम प्रोडक्ट बेचने वाले कितने लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे। जो कस्टमर्स पहले किसी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट पे डिपेंड थे, अब मान लीजिए आपने खोल लिया तो कस्टमर के पास एक चॉइसेस होगी, वो उसका भी प्रोडक्ट खरीद सकती है और किसी और का भी खरीद सकती है। लेकिन एज्यूम करो अगर जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसको बेचने वाली पहली ही 1000 कंपनियां अवेलेबल हैं उस, और वो मार्केट बड़ा ही लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट भी काफ़ी लिमिटेड होने वाले हैं। तो पोर्टलर ये बताता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होगा, उसके लिए उन्होंने 5 फोर्स मॉडल दिए। 5 फोर्स का मतलब जाहिर सी बात है 5 फोर्सेस दी होंगी। तो कैसे पता चलेगा किसी मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है, कि लेवल जो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, उस मार्केट में कितने नए व्यापारी एंटर हो रहे हैं। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके बहुत सारे सप्लायर्स होंगे जो हमें कच्चा माल प्रोवाइड करते होंगे, तो वो सप्लायर्स ज़्यादा है कि कम है। अगर कम होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, और अगर बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि तू नहीं तो और नहीं तो और, तो तेरे से नहीं खरीदेंगे तो किसी और से सप्लाई ले लेंगे हम लोग, है ना। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ सप्लायर्स के ऊपर। इन द सेम वे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर कब कब होगी, जब सप्लायर्स जो जो हमारे एंट्रेंट्स हैं वो बहुत सारे होंगे, यानी सामान को बेचने वाले लोग जब बहुत सारे होंगे तो व्यक्ति कस्टमर क्या कहेगा कि भाई ठीक है, कोई तेरी कल्ले की दुकान नहीं है, मैं कहीं और से भी खरीद सकता हूँ। इसके अलावा थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उससे मिलते जुलते और प्रोडक्ट्स अवेलेबल मार्केट में है या नहीं। अगर सब्सिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा डिग्री ऑफ कम्पिटिटिव रिवाइवरी, अब इन्हीं सबको सम अप करके बोल रखा है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ बेसिकली उस प्रोडक्ट को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होंगे, उस प्रोडक्ट को बेचने वाले लोग होंगे, और उनकी कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर वो स्ट्रेंथ वो कंपटीशन को अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि कम्पिटिटिव रिवाइवरी जो है उनका ज़्यादा अच्छा होल्ड है और नए मार्केट में घुसना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो पोर्टलर 5 फोर्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। एक हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल आया किसने बनाया और इसके क्या 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा एक छोटी सी टर्म है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि बच्चों जैसे कि एक स्पेशल क्वालिटी एक बिजनेस के अंदर क्या है, उसका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो उसको हम कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। इसको सीके प्रहलाद और कैरी हैमल ने इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को। इसका मतलब क्या है, हार्मोनाइज कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्किल्स। मतलब आपके पास जो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, आपने उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि आपकी मार्केट में एक अलग पहचान बन गई है, मार्केट में एक आपका स्पेशल पहचान बन गई है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदने जा रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके दिमाग में जो जो कंपनीज आएंगी कि मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए क्योंकि इसका जो है कैमरा बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है क्वालिटी ऑफ कैमरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास वैल्यू चैन एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। एम पोर्टलर ने 1985 में इस मॉडल को बनाया था, वैल्यू चैन एनालिसिस कहते हैं इसको। क्या बताता है कि जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से प्रोडक्शन होने के बाद कस्टमर तक पहुंचता है, उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हर एक्टिविटीज़ को अगर हम अच्छे से परफॉर्म करें तो हम हर एक्टिविटी पे कुछ वैल्यू एडिट कर सकते हैं, कुछ मार्जिन एडिट कर सकते हैं। तो इसने बोला कि इसने आइडेंटिफाई करा कि हर फर्म में ना कुछ एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कि प्राइमरी और स्पोर्टिव, 2 तरीके की एक्टिविटी बताई। ठीक है, दैट ऐड वैल्यूज़, मतलब 2 तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी और स्पोर्टिंग एक्टिविटी, जो वैल्यू एडिट करती हैं
टू इट्स फाइनल प्रोडक्ट, उसके फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड करती है। एंड देन एनालाइज दिस एक्टिविटी, फिर उसने बताया कि आप इन एक्टिविटीज़ को एनालाइज करो जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी और ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, इंक्रीज डिफरेंसेस, यानी आपकी फर्म को मार्केट में दूसरों से अलग बनाएगा। अभी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपसे बच्चों पेपर में ये पूछा जाएगा कि कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और कौन सी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है। मैं आपको इनका मीनिंग भी समझाता चला जाऊँगा। और ये मार्जिन का मतलब है कि इन एक्टिविटीज़ में इंप्रूवमेंट करनी है जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे और कॉस्ट को कम कर पाओगे। प्राइमरी एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि आप कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप मशीनें मंगाओगे, आप रॉ मटेरियल मंगवाओगे, आप ऑपरेटिंग सप्लाईज मंगाओगे जिससे आप प्रोडक्ट को कर पाओगे, है ना। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि वो रॉ मटेरियल आपकी तरफ फैक्ट्री में आ रहा है, वो सामान जो आपकी फैक्ट्री में आ रहा है वो इनबाउंड हो गया। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब कि जब ये इनपुट्स आए तो आपने उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस किया होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की होगी, कुछ लेबर वर्क किया होगा उसके ऊपर, कुछ स्किलिंग की होगी जिससे वो प्रोडक्ट फाइनल रॉ मटेरियल फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इसका मतलब कि अब वो प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचेगा, किस फॉर्म में पहुंचेगा, क्या वो रेलगाड़ी से जाएगा, क्या वो ट्रैक्टर में भर के जाएगा, ठीक है, क्या हम उसको जो है ऑनलाइन माध्यम से बेच रहे हैं, यानी कि वो फिजिकल चीज़ नहीं, कोई सर्विस है उसको ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि प्रोडक्ट फैक्ट्री से कस्टमर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा किस तरीके से जाएगा, उसके लिए क्या मार्केटिंग, क्या सेलिंग रहने वाली है, और जब बिक जाएगा प्रोडक्ट तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या क्या रहेंगे। तो दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या है कि इन सब को परफॉर्म करने के लिए फर्म के पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो फैक्ट्री है उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो बिजली है, जो वाटर है, जो भी लिमिटेड रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस कंपनी में जितनी मर्जी अच्छी मशीनें हो तो ह्यूमन रिसोर्स भी तो होना जरूरी है ना, तभी तो कंपनी जो है अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास कैसे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, और आप जो सामान प्रिक्योर कर रहे हो, यानी कि जो मशीनें मंगा रहे हो, जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो सामान बनाने के लिए, तो वो प्रिक्योरमेंट कितना अच्छा है, सप्लायर्स कैसे हैं आपके, क्या टाइमली आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देते हैं। अगर वो सप्लायर्स आपको सप्लाईज नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। तो ये सारी सपोर्टिंग और प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग। या ऐसा बोल सकता है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है सपोर्टिंग नहीं है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा वैल्यू चैन मॉडल। एम पोर्टलर नहीं, इसको माइकल पोर्टलर ने दिया, 1985 में दिया। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस बता दिया। अब इस टॉपिक से कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो गई है। आगे 10 मिनट की क्लास हो रहने वाली है बच्चों। एक टॉपिक हमारे पास यहाँ है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एनालिसिस में बीसीजी मैट्रिक्स है एक हमारे पास। हम मार्केट एनालिसिस की स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं। बीसीजी मैट्रिक्स यानी बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप, इन्होंने ये मैट्रिक्स बनाई थी। ये बताती है कि एक जो कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी नंबर ए, ये पूरा का पूरा मार्केट में इसकी क्या पोजीशन है, इसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, इसको स्टडी करने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स बनाई गई है। अब ये 4 पोजीशंस होती हैं। हम 2 पैरामीटर पे इसको जज करेंगे कि मार्केट का शेयर्स और मार्केट में कंपनी की ग्रोथ। देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत अच्छा खासा शेयर है और शेयर भी है और साथ साथ मार्केट में उसकी ग्रोथ भी हो रही है, तो हम बोलेंगे वो कंपनी क्या है, वो कंपनी स्टार है। ठीक है जी। और अगर किसी कंपनी का मार्केट में शेयर भी अच्छा नहीं है, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट भी उसका नहीं बिकता और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही, मतलब बल्कि ग्रोथ कम ही हो रही है, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं डॉग पोजीशन में है वो कंपनी। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि मार्केट का शेयर, देखिए ये लो है ना हमारे पास, लो, और ये हाई। इन द सेम वे ये लो है, ये हाई है। अगर लो है मार्केट का कंपटीशन, मार्केट शेयर लो है, यह लो की कंडीशन होगी, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपनी को बोलते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क है। अगर वो ऐसी काम करती रही तो हो सकता है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी, यानी कि क्वेश्चन मार्क कंपनी स्टार में तब्दील हो सकती है। इसके अलावा कैश काउ क्या बताती है? कैश काउ बताती है कि इसका मार्केट में शेयर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी ये कोई नया काम, नया प्रोडक्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रही जिससे इसकी ग्रोथ हो सके। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं इस कंपनी की। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो क्वेश्चन मार्क कंपनीज है उसका मार्केट ग्रोथ ज़्यादा होता है या मार्केट शेयर ज़्यादा होता है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए।
इसके अलावा GE9 सेल मार्केट, GE9 सेल मार्केट्स हमें बताते हैं कि क्या इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है और क्या बिजनेस की जो कंपटीशन है, यानी बिजनेस की जो कंपटीशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। देखो, दो पैरामीटर्स है GE9 का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने इसे दिया था, इसको GE9 मैकनिस मैट्रिक कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये दो पैरामीटर्स हैं इसके। अगर तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और अट्रैक्टिवनेस कम है तो पोटेंशियल है उसमें कि वो ग्रोथ हो जाए। ठीक है जी। दूसरा जो स्टेज है हमारे पास, 2 मिनट, दूसरा जो स्टेज है हमारे पास कि अगर आपकी जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब ये दोनों चीज़ें मीडियम है, ठीक है, तो भी वो पोटेंट है, मतलब आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। होल्ड करने का मतलब क्या है कि वो कंपनी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये होल्डिंग पोजीशंस होगी हमारी। ठीक है, ये भी हमारी होल्डिंग पोजीशन होगी। और अगर इस सिचुएशन में आप ये रेड वाले जोन में हो तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, वो कंपनी को बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए, उसमें प्रॉफिट नहीं रह गया। और अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट वाले एरिया में आ रहे हो तो आप कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज होती रह रही है, यानी इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो रही है और आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है या मीडियम तक भी है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हो अपना पैसा। तो G9 मैट्रिक्स हमें, जो ये हमने 4 मैट्रिक्स पढ़ी थी, इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन हमें बनाकर दे दिया। इसके अलावा हमारे पास एंसोफ मैट्रिक्स होती है। एंसोफ मैट्रिक्स में भी दो चीज़ें हमने देखनी है। देखिए, आपका क्या प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, यानी कि प्रोडक्ट आपका पुराना प्रोडक्ट है और मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो वैसे वैसे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, यानी वो मार्केट भी नया नहीं है और वो प्रोडक्ट भी नया नहीं है, तो इसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं, यानी ये मार्केट पेनिट्रेशन है। ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन नया मार्केट है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट पहले USA में बिकता था तो USA के लोग तो वहाँ से अवेयर हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट पहली बार इंडिया में नया नया आया, तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट नया है, तो इसको हमने मार्केट डेवलपमेंट कहा, एंसोफ ने इसको मार्केट डेवलपमेंट कहा। इन द सेम वे मार्केट तो पुराना है लेकिन आपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर दिया, मतलब ऐसा फ़ोन बना दिया, ठीक है, जो फीचर्स पहले अवेलेबल नहीं थी उसके अंदर, तो मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मोबाइल का, लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर दी, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट भी नया है और प्रोडक्ट भी नया है तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। आपने बिजनेस का विविधीकरण कर दिया, यानी डाइवर्सिफाई कर दिया। तो ये 4 स्टेजेस आपको एंसोफ मैट्रिक्स में पता होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है इसका छोटा सा, स्टैगल पोजिशनिंग क्या होती है। जैसे STP हमने पोजिशनिंग पढ़ी थी, तो उसी का एक छोटा सा एलिमेंट है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग कहती है कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, एक तो पॉइंट ऑफ पैरिटी और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि कोई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो ऑलरेडी भी वैसा वैसा प्रोडक्ट हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हो, तो एक तो आपको आपके प्रोडक्ट में वो सारी फीचर्स होनी चाहिए, जो आपके प्रोडक्ट में वो सारी फीचर्स होनी चाहिए जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में है, यानी बाज़ार में जो ऑलरेडी बिक रहा है प्रोडक्ट उसके अंदर वो सारी फीचर्स हैं, तो आपके प्रोडक्ट में भी वो सारी फीचर होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके साथ कुछ नया भी आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो कोई कंप्यूटर बेच रही है, ठीक है जी, वो कोई PC बेच रही है, तो जो जो फीचर्स वो दे रही है वो फीचर्स तो आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट में होने ही चाहिए, इसको पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं, यानी उसके इक्वल तो आना ही है। और प्लस आप कुछ एडिशनल फीचर्स भी दो, एडिशनल फीचर भी दो, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं। केवल जो मार्केटिंग मिक्स है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक था, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मार्केटिंग से बन सकते हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, जो पेपर में बार बार रिपीट्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई ये चीज़ें जो मैंने कराई हैं अलग से, बट ये पूछी जाती हैं, ठीक है जी। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर यूनिट के अंदर, मतलब हर तरीके के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो और चाहो तो पढ़ाने के साथ साथ आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।